दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। आज हम इस तीनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस को हमारा R से डिनोट करते हैं, रिएक्टेंस को हम XL और XC से डिनोट करते हैं। तो इसके दो नाम क्यों हो गए ये हम आगे देखेंगे। और इम्पीडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं। तो ये सब के बारे में जानने से पहले सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हम लोड कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर कोई फेज आ रहा है तो हम उसे डायरेक्ट ऐसे न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दें। मान लें कि ये हमारा फेज है और ये हमारा न्यूट्रल है, ये दोनों को एक आपस में ज्वाइन कर दिए तो होगा क्या, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा, आग लग जाएगा, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। तो इसी को डायरेक्ट ना कनेक्ट करके हम इसके अंदर लोड लगाते हैं। तो वो लोड हमारा रेसिस्टेंस भी हो सकता है, रिएक्टेंस भी हो सकता है और एम्पीडेंस भी हो सकता है। तो रेसिस्टेंस लोड हम किसे कहते हैं, यानी रेसिस्टिव लोड हम किसे कहते हैं। मान लेते हैं कोई फेज आ रहा है हमारे घर में, हमने उसमें एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। तो बल्ब को कनेक्ट कर दिया है तो इसमें फेज दिया और इसमें न्यूट्रल दिया। तो बल्ब का कुछ रेसिस्टेंस होगा जो हमारा ओम्स में होगा, यानी रेजिस्टेंस को हम ओम्स में कैलकुलेट करते हैं, नापते हैं। तो इसका कोई रेजिस्टेंस होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये करंट को आने से रोकेगा। और करंट को आने से रोकने की वजह से ये बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जलना स्टार्ट हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अगर इसी जगह पे अगर ये नहीं रोक रहा है, करंट को पूरा डायरेक्ट जा रहा है, कोई लोड नहीं लगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये बल्ब वगैरह जो होते हैं वो हमारे रेसिस्टिव लोड के अंदर आते हैं और इसे हम R से डिनोट करते हैं और उसका यूनिट जो होता है वो हमारा ओम्स होता है। उसी जगह आप बात करते हैं रिएक्टेंस का टर्म क्यों यूज करते हैं। तो रिएक्टेंस का टर्म मान लेते हैं कि हमारे लोड बस बल्ब ही नहीं होते, हमारे मोटर वगैरह भी हमारे लोड होते हैं। तो जो मोटर वगैरह आता है, जो कॉइल वाली चीज आती है, वो हमारे रिएक्टेंस के अंदर आता है। उसका जो रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो उसे हम रिएक्टेंस बोलते हैं। मान लेते हैं ये हमारा सप्लाई जा रहा है और इसमें हमने एक मोटर को कनेक्ट कर दिया, ये हमारा कॉइल है। तो कॉइल वाली जितनी भी चीज़ है उसका रेजिस्टेंस हम रिएक्टेंस में देखते हैं। ये हमारा फेज जा रहा है, ये हमारा न्यूट्रल जा रहा है, ये हमारा लोड है जो एक कॉइल है, या मान लेते हैं हमारा मोटर है। तो ये क्या करेगा, ये भी वही काम करेगा जो यहाँ पे कर रहा है, यानी कि करंट का अवरोध करेगा। तो करंट का अवरोध करेगा। अगर कॉइल यूज कर रहे हैं तो हम उसे एक्सेल से डिनोट करते हैं और इसका भी यूनिट ओम्स ही होता है। इसी जगह पे ये तो हमारे हो गए इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड की अगर बात करें तो इसमें रिएक्टेंस हमारा एक्सेल होता है और ये हमारा हो गया रेसिस्टिव लोड। रेसिस्टिव लोड की अगर बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा R होता है और यूनिट हमारा ओम्स ही होता है। उसी जगह पे हमारे लोड अब कैपेसिटिव भी होते हैं। बहुत जगह पे जैसे ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में हम कैपेसिटर को भी लोड की जगह यूज करते हैं। तो यहाँ पे फेज जा रहा है, हमने यहाँ पे कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद ये भी एक लोड हो गया जो हमारा कैपेसिटिव लोड कहलाता है। कैपेसिटिव लोड कहलाता है। तो हमने यहाँ पे फेज दे दिया, हमने यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया, तो इसमें भी तो कोई रेजिस्टेंस होगा। विदाउट एनी रेजिस्टेंस तो ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा ये करंट को अवरोध करेगा और करंट को अवरोध करेगा तो सप्लाई जाएगा इसमें और ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो कैपेसिटेंस को हम यहाँ पे देखें, कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस हम ऐसे निकालते हैं, उसको डिनोट करते हैं XC से और उसका यूनिट जो होता है वो हमारा ओम्स होता है। अब बात आती है कि जब ये सब का यूनिट ओम्स ही होता है तो अलग अलग क्यों। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये इंडक्टिव लोड है, ये हमारा कैपेसिटिव लोड है और ये हमारा रेसिस्टिव लोड है। तो हमारे लोड जब अलग है तो नाम अलग क्यों नहीं। यहाँ पे हम देख लेते हैं अब इम्पीडेंस के बारे में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमने यहाँ पे सिंपल एक बल्ब का लोड लिखा। अब मान लेते हैं कि हमारे घर है तो हम उसमें बल्ब ही तो नहीं जलाते, हम पंखा भी चलाते हैं, हम गीजर भी चलाते हैं, हम मोटर भी चलाते हैं। तो हमारे जो लोड है, मान लेते हैं ये हमारा फेज जा रहा है, ये हमारा न्यूट्रल जा रहा है, उसमें एक रेसिस्टिव लोड कनेक्ट है, उसके बाद फिर इंडक्टिव लोड कनेक्ट है। तो हमारे दो तरह के लोड कनेक्ट हो गए। तो अब हमारे दो तरह के लोड कनेक्ट हो गए तो इसके रेसिस्टेंस क्या बोलेंगे, ये रेसिस्टिव हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, ये रिएक्टेंस हो गया। दो नाम तो नहीं कह सकते। तो ये दोनों जब एक आपस में जुड़ जाता है, दो लोड हमारे एक आपस में जुड़ जाते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस आता है उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस कहा जाता है, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं और उसका जो यूनिट होता है वो हमारा ओम्स में ही आता है, क्योंकि इसका भी यूनिट हमारा ओम्स में आया, इसका भी यूनिट हमारा ओम्स में आया और दोनों एक आपस में जुड़ गए, यानी दोनों एक साथ आ गया। तो हमारा बस डिनोशन जो डिनोट करते हैं वो बदल जाता है, ओम्स हमारा यूनिट जो रहता है सेम रहता है। यहाँ पे हमने देखा दो लोड है हमारे, एक रेसिस्टिव है और एक इंडक्टिव है। तो अगर दोनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम ऐसे डिनोट नहीं कर सकते कि भाई ये हमारा R है और ये हमारा XL है, ये दोनों को एक साथ हम Z लिखते हैं, क्योंकि
इसका यूनिट तो हमारा ओम्स ही आता है। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा यूनिट यही आएगा। उसी जगह हमने यहाँ पे 2 लोड की बात की है, यहाँ पे 3 लोड भी हो सकता है, जैसे हमारे रेसिस्टिव लोड हो सकते हैं, इंडक्टिव लोड हो सकते हैं और हमारे कैपेसिटिव लोड हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही टर्म यूज़ करते हैं जेड का। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है वो हमारा हो जाता है R² XL माइनस XC। इंडक्टर के लिए हम XL यूज़ करते हैं और कैपेसिटर के लिए हम XC यूज़ करते हैं, और ये हमारा इंडक्टिव लोड R हमारा हो ही गया। तो ये हमारा फूल है रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस के ऊपर, जो हमारा आज का टॉपिक था कि हम अलग अलग नाम क्यों यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अलग अलग नाम यूज़ करने का मेन वजह क्या है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।